बार फिर स्वागत है आपका जीएस हंट पे। तो आज हम लोग अपना कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वीडियोस के लिए। करंट अफेयर 2021 से रिलेटेड हम टॉपिक को डिस्कशन कर रहे हैं कि जितने भी 2021 के करंट अफेयर है यहाँ पे ओवरऑल हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा ये जो टॉपिक है ये सहकारिता मंत्रालय से रिलेटेड है। तो हमने क्या बनाया है, एक सहकारिता मंत्रालय बनाया है। क्यों बनाया है, इसके पीछे रीज़न ये रहा है कि जो हमारा सहकारिता आंदोलन रहा है उसको मजबूती प्रदान करना, यानी देश में जो भी ये चीज़ें चल रही है उसको हम अच्छे तरीके से हैंडल कर सके, इसलिए सहकारिता मंत्रालय बनाया गया। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये डिस्कशन करने की है कि इसका हेड किसको बनाया गया है। तो ये हमारे जो अमित शाह हैं, जो होम मिनिस्टर हैं, इनको ये जो है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। दूसरा और नेक्स्ट पॉइंट में अगर आप देखें तो इसमें क्या होगा कि ये जो हमारा बजट रहा है 2021 का, इसमें ये अनाउंसमेंट की गई है। तो बजट में ये अनाउंसमेंट की गई, ऐसे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं कि बजट में किस मंत्रालय के गठन के अनाउंसमेंट की बात कही गई है। तो ये है सहकारिता मंत्रालय, यानी आप कह सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। और बाकी इसमें जो ये दिया हुआ है कि भारत के प्रथम सहकारिता मंत्री जो होंगे वो अमित शाह, जैसे कि मैंने अभी जस्ट आपको बताया। अब इसका कोई अदर पॉइंट नहीं है, बट हम थोड़ा सा इसका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न देखेंगे जो आपका नीचे यहाँ पे मेंशन किया गया है कि इसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न क्या है। तो ये जो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न दिख रहे हैं यहाँ पे आपको ये चीज़ें लर्न करने की ज़रूरत है कि इसके पॉजिटिव क्या है। एक तो आपको एक अमेंडमेंट याद करना है, ये अमेंडमेंट है आपका 2011 का, जिसको हम बोलते हैं 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011 के माध्यम से हमने क्या किया कि एक नया पॉइंट्स जोड़ा है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। एक तो यहाँ पे आप भाग देख पा रहे होंगे, ये 9A है और इसमें आपका जो है कि नगर पालिका से रिलेटेड बातें कही गई। तो यहाँ पे 9th जो B आपको दिखने को मिलेगा, इसको आप कह सकते हैं कि ये है हमारे लिए जो हमारी सहकारिता है उससे रिलेटेड। अब यहाँ पे और आगे देखेंगे तो इसमें DPSP में भी कुछ प्रोविज़न किए गए हैं, यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में जो हमारा दिया हुआ है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो हमारा मेंशन है भाग 4 में, तो इसमें ये कहा गया है, ये वाला जो अनुच्छेद आप देख रहे हैं इस चीज़ को याद करना है 43B। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के वो पॉइंट से। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है, इस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न को आप आसानी से क्या कर सकते हैं कि इसमें रख सकते हैं। बाकी आपका नेक्स्ट है, आगे देखते हैं कि हमारा अगला कौन सा करंट है। तो ये वाला जो हमारा है ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट हुआ है 127वां जिसको कह सकते हैं ना, तो इसको भी हम डिस्कशन कर रहे हैं। बहुत ही आसानी से इसको पास किया गया। तो 127वां संविधान संशोधन विधेयक था। तो विधेयक अलग होता है और अधिनियम अलग होता है, और इसको आपको याद करना है, ये 105वां संशोधन अधिनियम 2021 रहा। अब ये है क्या, तो इसमें आपको कुछ बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आप इस चीज़ को याद कर सकते हैं, ये जो चीज़ें लिखी हुई है, राज्य की अपनी OBC सूची बनाने की शक्ति को बहाल करता है। तो OBC की सूची बनाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होंगे, तो आप कह सकते हैं कि OBC की लिस्ट बनाने के लिए जो इस संवैधानिक संशोधन के द्वारा कहा गया है वो आपका राज्य को पावर दे दी गई है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है संघ, और उसके बाद आपका क्या है, ये जो आपका दिया हुआ है संघ का केंद्र सरकार। तो यहाँ पे ये चीज़ क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि एक हमारी सरकार है जो आपका कह सकते हैं कि तमिलनाडु से रिलेटेड। तो तमिलनाडु सरकार ने ये डिसीजन लिया है कि हम केंद्र सरकार के स्थान पे जो है कि अब क्या यूज़ करने वाले हैं, उन्होंने कहा कि संघ शब्द का इस्तेमाल करेंगे। तो ये उन्होंने एक डिसीज़न लिया है। ऐसे आपका सवाल पूछा जा सकता है कि कौन सी सरकार ने जो है कि इस तरीके का डिसीज़न लिया। उनके अपने आर्गूमेंट है, इस आर्गूमेंट में इन्होंने लिखा है कि कहीं पे भी जो है कि जो आपका ये जो भाग 22 दिख रहा है इसमें भी नहीं, और 395 जो आर्टिकल है इसमें भी नहीं, जो अनुसूची है इसमें भी नहीं। तो कहीं वो आपका जो है कि प्रोविज़न दिखता नहीं है। तो प्रोविज़न ना दिखने की वजह से जो है कि उन्होंने कहा कि हम इस चीज़ का प्रोविज़न नहीं करेंगे। तो ये चीज़ आपको याद करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है हमारे पास जो है कि हिस्ट्री से संबंधित कुछ करंट अफेयर है। तो यहाँ पे एक आपका करंट अफेयर है मालाबार विद्रोह। तो ये जो मालाबार विद्रोह आता है इसको हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है। अभी देखो ये जो आपका मालाबार विद्रोह है इसका जो है कि 100 ईयर को जो है कि कंप्लीट हुआ। तो 100 ईयर कंप्लीट होने की वजह से इसको जो है कि सेलिब्रेट किया गया, इसको याद किया गया। तो ये भी आपका जो है कि मे भी हो सकता है कि एग्जाम में ऐसा ही पूछ लिया जाए डायरेक्टली कि निम्नलिखित में से कौन से विद्रोह का 100 ईयर अभी जो है कि हाल ही में सेलिब्रेट किया गया। तो ये है आपका मालाबार या मोपला विद्रोह। अब ये मोपला कौन थे, तो मोपला ये आप कह सकते हैं कि ये मोपला थे केरल से रिलेटेड, और केरल में एक मुस्लिम
जनजातीय थी, उनका रिलेशन केरल से रिलेटेड था। ठीक, मालाबार वाला रीजन जो आप देख पा रहे हैं उसमें इनसे संबंधित है। अब ये कौन थे, देखिए यहाँ पे आपका जो ये दिया हुआ है, ये जो आपका पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया गया है, इसमें ये थे आपका मोपला, और ये लोग किससे जो है कि ये विरोध कर रहे थे, ये जो यहाँ के हिंदू जमींदार थे इनसे, और प्लस आप ये कह सकते हैं कि अंग्रेज़, ये दो लोग थे, इनसे ये क्या कर रहे थे, लगातार विरोध कर रहे थे। उनका जो है कि अपना एक अलग पॉइंट था। तो मोपला विद्रोह से संबंधित ये था करंट में। फिर उसके बाद आपका आता है जलियांवाला बाग। तो इस जलियांवाले बाग में क्या रहा है, इसको भी हम अभी जस्ट डिस्कशन करते हैं। तो ये आपका कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। एक तो सबसे पहले आपको याद करने की ज़रूरत है कि जो जलियांवाला बाग कांड हुआ वो कब हुआ, तो ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ऑलरेडी आप इस बात को जानते हैं कि रोलेट एक्ट आया हुआ था। उस रोलेट एक्ट के विरोध में जो है कि सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को जो है कि अरेस्ट किया गया था, और उसके विरोध में जो है कि लोग इकट्ठा हुए थे। जनरल डायर नाम के व्यक्ति ने क्या किया था, नरसंहार करा दिया था। तो यहाँ पे अब क्या हुआ कि 22 ये जो 28 अगस्त 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यहाँ पे इसका एक नया जो है कि नवीकरण किया गया है। तो ये इसमें क्या नया किया गया है, एक तो सबसे बड़ा नया पॉइंट ये हो गया कि साउंड एंड लाइट शो हर साल शाम को दिखाई जाएगी। और दूसरा इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, शहीदों की मूर्तियों को स्थापित किए गए हैं, कि जितनी भी शहीद हुए हैं उनकी मूर्ति स्थापित की गई है। और दूसरी बात ये कह सकती है पंजाब का इतिहास है, स्वतंत्रता आंदोलन है, गदर आंदोलन से संबंधित घटनाओं को भी प्रदर्शित इसमें किया गया है। अब देखिए ये कभी कभी आपके लिए जो आपके मेंस में लिखने के लिए आ जाते हैं पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, कि किस तरीके से हम पर्यटन को बढ़ावा दे सकते हैं। तो बढ़ावा कहाँ देख सकते हैं, कभी कभी हम ये सजेशन देते हैं कि जो हमारा विलेज एरिया है उसमें बहुत सारे लोग जो है कि अब चाहत रखते हैं पर्यटन करने की, तो वहाँ पे भी कुछ अच्छा किया जा सकता है। और साथ ही साथ हमारे पास जितने भी हिस्टोरिकल प्लेस है, चूँकि इंडिया तो बहुत बड़ा हिस्टोरिकल प्लेस का पॉइंट है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को डेवलप किया जा सकता है। तो ये उसमें से एक पॉइंट हो सकता है, यहाँ पे आप इस चीज़ को मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है कुथिरन सुरंग। तो ये कुथिरन सुरंग कहाँ पे बन रही है, तो यूँ कह सकते हैं कि ये केरल से संबंधित है ना। अब इसमें आपका क्या क्या याद करने की ज़रूरत है, इसकी स्थिति कहाँ पे है, फिर उसके बाद आप याद करके इसकी विशेषता क्या है, अन्य तथ्य भी यहाँ पे जो है कि थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अब देखिए ये आपका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स तो ये होता है कि ये आपका इसकी स्थिति कहाँ पे है। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि इसकी स्थिति केरल में है, तो ये केरल से रिलेटेड होगी। दूसरी पॉइंट इसकी विशेषता क्या है कि ट्यूब इन ट्यूब जो है कि सुरंग है। बाकी आपका ये कह सकते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे 544 में जो है कि ये आपका क्या आता है, स्थित है। तो नेशनल हाईवे से रिलेटेड है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट ये जो आपके क्या करने हैं, याद करने हैं। ठीक, इसमें पहला पॉइंट क्या है, इसका स्वामित्व भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के पास होगा। ये सड़क परिवहन हेतु केरल राज्य की पहली सुरंग है। तो ये तो अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज़ को आपको याद करने की ज़रूरत है कि केरल की पहली। और फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इसमें यूँ कह सकते हैं कि जो दक्षिण भारत की सर्वाधिक लंबी है 1.6 किलोमीटर लेन और 6 लेन की सुरंग है। तो ये भी अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और दूसरा इसमें अगर आपसे पूछा जा सकता है तो पीची वजह हानि वन्य जीव अभ्यारण्य से होकर के ये क्या करेगी, गुजरेगी। तो इसको भी याद करने की ज़रूरत है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये अगला हमारा जो आपका है ये है पेंसिलुंगपा ग्लेशियर। अब यहाँ पे इसको क्या याद करने की ज़रूरत है, क्यों ये चर्चे में रहा है। तो ये चर्चे में इसलिए रहा क्योंकि ऑलरेडी आप ये जानते हैं कि ये जो ग्लेशियर है ये लगातार से जो है कि आपका क्या हो रहा है, पिघल रहा है। देखो ये है आपका लद्दाख में, और लद्दाख आपका जो है कि जास्कर रेंज है वहाँ पे आता है। तो तापमान में वृद्धि और सर्दियों में कम बर्फबारी होने के कारण ये ग्लेशियर पीछे खिसकता जा रहा है और पिघलता चला जा रहा है। तो कुल मिला करके यही चीज़ें आपको याद करने की ज़रूरत है कि पेंसिलुंगपा ग्लेशियर कहाँ पे है। तो बस आप ये कहो कि यूनियन टेरिटरी लद्दाख में स्थित है, बाकी इसमें कुछ और नहीं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास ये प्रसाद योजना स्टार्ट की गई है। प्रसाद योजना का मतलब क्या, तो एक तो ये समझ लीजिए कि प्रसाद योजना कहाँ से स्टार्ट की गई है। तो उत्तर प्रदेश में एक जगह है वाराणसी से ये जो है कि स्टार्ट की गई है। ओके, अब इस प्रसाद परियोजना को क्यों बढ़ाया जा रहा है, तो इसमें आप यूँ कह सकते हैं कि सबसे बड़ी बात तो ये कि पर्यटन जो हमारा सुविधा केंद्र है उसको हम क्या करेंगे, अच्छा करेंगे। और एक सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जो 80 घाट है उस 80 घाट और राजघाट के बीच में हम क्या चलाएंगे, क्रूज़ बेल्ट चलाएंगे। तो ये बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है कि हम वाराणसी को लगातार जो है कि पर्यटन के क्षेत्र से डेवलप कर रहे हैं।
और ये आपका हृदय योजना चलाई जा रही थी, इसको बंद कर दिया गया। तो उसके स्थान पे यूँ कह सकते हैं कि आवास और शहरी विकास मंत्रालय की जो योजना रही है उसमें इसको जो है कि रिप्लेस कर सकती है। तो प्रसाद योजना को आप इस तरीके से जोड़ सकते हैं। दूसरा पॉइंट हमारे सामने आ जाता है, हम आगे की ओर बढ़ते हैं। वो आगे की ओर क्या हम देखेंगे, ये है मवेशी द्वीप के बारे में। तो ये मवेशी द्वीप क्या है, देखो ये तो सबसे पहले आप यहाँ पे ये देखो कि एक चीज़ें आपको मैप में यहाँ पे दिख रही है, ठीक, यही है आपका द्वीप, छोटा सा आपको दिख रहा होगा। अब ये कहाँ पे है, ये मवेशी द्वीप अगर आप देखें तो क्या, और मवेशी का मतलब द्वीप का मतलब ही होता है कि आपका पॉइंट से पानी से जो है कि घिरा हुआ एरिया। हीराकुंड जलाशय में स्थित है ना। तो ये हीराकुंड आपका देखेंगे तो एक हमारा बांध है जो उड़ीसा में आता है। तो इस हीराकुंड बांध में एक छोटा सा एरिया आपको दिखे को मिलेगा जिसको हम कह सकते हैं कि मवेशी बांध है। अब इसमें वन पर्यावरण विभाग द्वारा इसे दर्शनीय स्थल के रूप में चुना गया कि इसमें दर्शन के रूप में इसको चुना जाएगा। अभी आप जब कभी एनसीईआरटी वगैरह में पढ़ेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि उसमें बहुत बड़े जलाशय बन जाते हैं और उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान जाना पड़ता है। साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि उसमें ये कहा जाता है कि उस जलाशय में हम पर्यटन को डेवलप कर सकते हैं। तो इसी तरीके का पर्यटन हो सकता है, नौकायन वगैरह कराया जा सकता है, बाकी इसमें कुछ और है नहीं। तो ये 1937 में महान अभियंता एम विश्वेश्वरैया के द्वारा परिकल्पित बहुउद्देशीय परियोजना से संबंधित हीराकुंड बांध महानदी पे बनाया गया। मधुर चटाई के बारे में आ जाती है, ये थोड़ा सा हमारा डिस्कशन में रहा है। ये क्या है, तो ये है मधुर चटाई, ठीक, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, ये है आपका मधुर चटाई। और यहाँ पे हम जो डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक, इसके बारे में कि ये क्यों ज़्यादा डिस्कशन में रहा है। एक तो सबसे बड़ी 2018 में इसको जीआई टैग दिया गया। ये आप कह सकते हैं कि 2 महिलाएं रही हैं, ठीक, उन 2 महिलाओं की जो बंगाल की हैं उनको हमने क्या किया है कि ये राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार दिया है। तो ये चीज़ें आपको वहाँ से याद करने की ज़रूरत है, बाकी इसमें कोई अलग चीज़ें नहीं है। बस इसको इतना समझ जाओ कि मधुर चटाई का संबंध है कहाँ से, वेस्ट बंगाल से। नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं, ये है हमारा जो है कि पंचशील घाटी। तो ये पंचशील घाटी कहाँ पे है, तो सबसे पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि अभी चर्चे में अफगानिस्तान रहा, वहाँ पे आपका तालिबान के लोगों ने कैप्चर किया। तो ये बहुत ज़्यादा चर्चे में है पंचशील घाटी। तो एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये पन्ना रत्न के लिए प्रसिद्ध है, जो कि हीरे से रिलेटेड हो गया। इसका शाब्दिक अर्थ होता है 5 शेर होता है। फिर उसके बाद ये उत्तर मध्य अफगानिस्तान में हिंदू कुश पर्वत और श्रृंखला के निकट स्थित है। तो इसकी स्थिति के बारे में भी आप जान जाए, बस इतना तो समझने की ज़रूरत है कि पंचशील घाटी कहाँ पे है। तो आप ये कह सकते हैं कि पंचशील घाटी का संबंध अफगानिस्तान से। यहाँ ताजिक समुदाय की सर्वाधिक आबादी है। तो ये ताजिक के बारे में भी आपने न्यूज़ पे सुना होगा, बहुत मरतबा ये जो है कि आपका चर्चे में रहा है। तो ताजिक कहाँ रहते हैं, वो आपका अफगानिस्तान में रहते हैं। तो पंचशील के बारे में बस इतना ही, कोई बहुत ये नहीं है। अब अंतिम हिम क्षेत्र, इसका कोई बहुत ज़्यादा डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है, आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो इथोपिया का ग्रैंड रेनेसा डैम, तो ये रेनेसा डैम हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे रेनेसा डैम के बारे में। तो ये कहाँ का है, आप ये कह सकते हैं कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा जो है कि बन करके तैयार हो जाएगा। तो हो जाएगा, यहाँ पे ये चीज़ें लिखी गई है कि ये कहा गया है कि पूरा होने के पश्चात ये अफ्रीका की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना होगी। अब ये कहाँ पे है, मिलेनियम जो आपका बांध के रूप में भी जाना जाता है इसे, और ये आपका बनाया जा रहा है ब्लू नील पे बनाया जा रहा है। कहाँ बनाया जा रहा है, ब्लू नील पे। अब जब आप यहाँ पे बात करेंगे, जो आपका नील नदी है वो इस तरीके से कुछ होती है कि एक वाइट नील है, एक आपका ब्लू नील है। ये ताना झील है और ये इधर आपका विक्टोरिया झील है, ये आपका ताना झील है। तो इन दोनों पॉइंट से निकलती है और यहाँ पे आपका खार्तून है, यहीं से आपका जो है कि होकर के ये आगे की ओर बढ़ती है और मेडिटेरियन सी में जा करके गिरती है। तो इस पे आपका कह सकते हैं कि यहाँ पे आपका ये बांध बनाया जा रहा है। कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे फिगर देखने को मिल रही होगी। तो ये इस तरीके से आपका हो गया इथोपिया का ग्रैंड रेनेसा डैम। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है भालिया, जो कह सकते हैं भालिया गेहूं के बारे में हम चर्चा करते हैं। ये क्यों जो है कि चर्चे में रहा, तो ये है आपका भालिया गेहूं, ठीक। अब इसको क्या मिला हुआ है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन मिला हुआ है, यानी आप कह सकते हैं कि जीआई टैग मिला हुआ है। तो ये आपका कहाँ पाया जाता है, इसको भी हम समझ सकते हैं। तो ये पाया जाता है आपका गुजरात। तो गुजरात से रिलेटेड है। कभी आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि भालिया गेहूं का संबंध किस राज्य से, तो आप कह सकते हैं गुजरात से संबंधित है। इसको जीआई टैग दिया गया है, इसलिए जो है कि चर्चे में रहा है। चलिए ठीक है, इसकी कुछ विशेषताएं भी रही हैं। वैसे अगर आप देखें तो इसमें कुछ बहुत खास तो है नहीं, बस थोड़ा बहुत हम देख लेते हैं। इसमें आप यूँ कह सकते हैं कि प्रमुख रूप से गुजरात के भारत के भाल में पाया जाता है, इसलिए भालिया बोलते हैं।
बारिश के मौसम में बिना सिंचाई के उगाया जा सकता है ना, बारिश के मौसम में बिना सिंचाई के मौसम मतलब कर सकते हैं। प्रोटीन की मात्रा इसमें अधिक होती है, स्वाद में मीठा होता है। गुजरात में लगभग 2 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि इसकी खेती में की जाती है। तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं। में भी हो सकता है कि स्टेटमेंट में इस तरीके से आ जाए। कोंडूनाडु क्या मतलब हुआ, कोंडूनाडु क्यों चर्चे में रहा? तो कोंडूनाडु कोई बहुत खास नहीं है, बस यूँ कह सकते हैं कि ये है आपका जो है कि एक इलाका जो आपका हमेशा चर्चे में रहा है। इसको आप यूँ कह सकते हैं कि जो तमिलनाडु है उस तमिलनाडु के पश्चिमी क्षेत्र को बोलते हैं, बाकी कोई चीज़ नहीं। 84 कोस परिक्रमा, ये भी कोई बहुत ये नहीं है, इसको हम इसमें नहीं डिस्कशन करते। ठीक, उसके बाद हमारा जो है कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसको हम कह सकते हैं राजा मिर्च है। तो इस राजा मिर्च को जो है कि कहते हैं, एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि इनको 2008 में जीआई टैग मिला हुआ था और विश्व की सबसे तीखी मिर्ची है। तो ये हो गया। प्लस आप ये कह सकते हैं कि ये कहाँ पाई जाती है, तो नागालैंड में, बाकी इसमें कुछ और नहीं है ना। और इसको भी नहीं, बस ये मुल्ला पेरियार बांध के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा चर्चे में रहा है। तो मुल्ला पेरियार बांध जो आपका रहा है, ये मुल्ला पेरियार बांध कहाँ पे है? एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि इसकी लोकेशन जान लें। ये मुल्ला पेरियार बांध आपका केरल में रहा है और इसको लेकर के क्यों बहुत ज़्यादा चर्चा की गई है? मुल्ला पेरियार बांध पर्यवेक्षक समिति को बांध की सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर निर्देश जारी करने का आदेश दिया सुप्रीम कोर्ट ने। तो यहाँ पे एक तो सबसे पहले आप ये जानिए कि इसके लिए एक समिति का गठन किया गया, मुल्ला पेरियार बांध पर्यवेक्षक समिति की, वो ऑब्जर्वेशन करेगी और उसको कुछ हद तक आप ये कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी की है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। क्योंकि एक मरतबा आप जानते हैं कि मुल्ला पेरियार बांध के टूट जाने की वजह से ही केरल में बहुत ज़बरदस्त बाढ़ आई हुई थी और उसमें कुछ रीज़न आप यूँ कह सकते हैं कि बारिश का भी था। यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं कि मुल्ला पेरियार बांध जो रहा है वो आपका क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो ये सारे पॉइंट इसमें लिखे गए हैं, इसको आप अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं कि ये 125 वर्ष पुराना बांध है। तो इसकी जो है कि संरक्षण करने की जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है। ये केरल के इडुक्की ज़िले में आता है। तो ये चीज़ें आप कह सकते हैं, पेरियार नदी है उस पर बनता है और साथ ही साथ आप ये कह सकते हैं कि तमिलनाडु को भी पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराता है, बाकी और कुछ नहीं। आगे इसमें हम और डिस्कशन करते हैं। ये वाला हमारा जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहा है, जिसको विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज बनाया जा रहा है। तो आप इसमें मैप में भी देख पा रहे होंगे पिक में कि किस तरीके से इसको हमने क्या किया है, बनाया है। ये आपका कुछ इस तरीके से बनी हुई आकृति है और इसमें आपका ये जाली लगी हुई है। तो ये बहुत ही आर्किटेक्टर्स कह सकते हैं कि उन्होंने बहुत ज़बरदस्त मेहनत की। और ये आप नदी जो देख रहे हैं, ये नदी है आपकी चेनाब। तो चिनाब नदी पे जो है कि विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज बनाया गया है और इसकी कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। और ये विशेषता आपकी यहाँ पे है तो इसको हम समझ सकेंगे। इसे कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा निर्मित किया गया। तो जो हमारा कोंकण रेलवे क्षेत्र है उससे आप यूँ कह सकते हैं इन्होंने इसको डेवलप किया। बाकी यूँ कह सकते हैं कि इसकी लंबाई जो है 1315 मीटर लंबा है और ऊंचाई 359 मीटर के रूप में आप कह सकते हैं। और एक सबसे बड़ी इसकी विशेषता ये भी है कि आप यूँ कह सकते हैं कि 111 किलोमीटर उधमपुर श्रीनगर बारामूला जिला लिंक परियोजना का हिस्सा होगा। और ये 7 पॉइंट आप कह सकते हैं कि लगभग आप कह सकते हैं कि 7 पॉइंट समथिंग जो आपका रिएक्टर स्केल पे ये भूकंप की तीव्रता की क्षमता को सह सकता है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं। लिटिल अंडमान विकास परियोजना जो है कि डेवलप की गई है कि जो हमारा लिटिल अंडमान है उसको हम जो है कि डेवलप करेंगे और उसमें कुछ स्पेशल डेवलपमेंट ये होगी कि वहाँ पे विश्वव्यापी हवाई अड्डा बनाया जाएगा, वैश्विक स्तर का हवाई अड्डा होगा और मुक्त व्यापार क्षेत्र को बनाया जाएगा और फील्ड 30 नगर की स्थापना की जाएगी। ये सब सारी चीज़ें जो है कि किया जाएगा। और ये कंट्रोवर्सी इसलिए इसको लेकर के हुई थी क्योंकि लोग ये कह रहे थे इसकी वजह से जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उसकी जो अपनी इकोलॉजी है वो इकोलॉजी डैमेज होगी। तो इसलिए इसको लेकर के थोड़ा सा चर्चा था। तो ये चीज़ें आप कह सकते हैं कि लिटिल अंडमान विकास योजना जो है कि स्थापित की गई है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे सामने है, धौलावीरा भारत का 40वां विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। इससे पहले आपने रामप्पा का मंदिर पढ़ा था, तो ये आपका 40वां है, वो 39 स्थान पे था। अब देखिए हमारे पास क्या है कि एक तो बस इतना ही जानने की ज़रूरत है कि धौलावीरा कहाँ पे है। तो धौलावीरा आपका कहाँ पे है? ये है आपका गुजरात राज्य में। ये क्या है धौलावीरा? तो आप कहेंगे कि ये है आपका सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित एक साइट है ना, हड़प्पा सभ्यता कह सकते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन से संबंधित एक स्थल है जो धौलावीरा से रिलेटेड है। तो कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट हम जो है कि स्टैटिक्स वाले में देख लेते हैं।
अभी हमारे पास कुल कितने हो गए, तो 40वां हो गया, तो ये है आपका 40वां धौलावीरा। अब हमारे पास जो कि टोटल 40 विश्व धरोहर स्थल स्पष्ट हैं। 32 उसमें जो है कि सांस्कृतिक है और 7 प्राकृतिक है और 1 मिश्रित से रिलेटेड है। तो टोटल हमारे पास कितने हो गए, ये हमारे पास 40 हो गए। अब यहाँ पे थोड़ा सा धौलावीरा के बारे में समझने की कोशिश करते हैं और उसके बाद गुजरात में और जो हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन के कुछ स्थल हैं उसको भी देख लेते हैं। खोज जो है कि इसकी की गई थी जगतपति जोशी के द्वारा की गई थी, खुदाई R.S. बिष्ट के द्वारा की गई थी 1990 में। सिंधु घाटी सभ्यता का 5वां बड़ा नगर कह सकते हैं, तो ये भी एक फैक्ट हो सकता है आपके लिए, अच्छा इंपॉर्टेंट है। ये गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है, जो कर्क रेखा के बिल्कुल करीब यूँ कह सकते हैं, ये वाली पॉइंट से होगा। अब बाकी यहाँ से क्या मिला हुआ है, तो टेराकोटा मिट्टी के बर्तन मिले हैं, मोती मिली है, सोने और तांबे के गहने, मुहरे, जानवरों की मूर्तियाँ आदि चीज़ें प्राप्त हुई है, इसमें और कुछ नहीं। बाकी यहाँ पे आप कह सकते हैं कि अहमदाबाद का जो ऐतिहासिक शहर है, इसको विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था शहरों की कैटेगरी में 2017 में। रानी की बाग, पाटन भी देख सकते हैं, चंपोर और पावागढ़ है। तो ये कोई ये नहीं है कि उसमें से की साइट है। अब यूँ बस कह सकते हैं कि गुजरात में यूनेस्को से रिलेटेड 3 स्थल यहाँ पे और मौजूद हैं कि उन्होंने विश्व धरोहर सूची में इसको स्थान दिया। कालबेलिया नृत्य कहाँ पे होता है, तो ये चीज़ें बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बस इतना आपको समझने की ज़रूरत है कि ये कालबेलिया नृत्य क्या है। हाल ही में कोविड-19 महामारी के कारण कालबेलिया नृत्य करने वाले छात्रों के बीच चेंडा विया नामक एक ऐप लोकप्रिय प्राप्त कर रहा है। इस नृत्य को 2020 में यूनेस्को की अमूर्त सूची में शामिल किया गया। ये कालबेलिया समुदाय के पारंपरिक जीवन शैली की अभिव्यक्ति है। ये एक राजस्थानी जनजाति है। तो यूँ कह सकते हैं कालबेलिया नृत्य का संबंध आपका कहाँ से है, ये कालबेलिया नृत्य का संबंध जो रहा है वो आपका राजस्थान की एक जनजाति से संबंधित रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए, इसको आपको रटने की ज़रूरत है। तो आगे हम और देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है विश्व धरोहर स्थल की अस्थायी सूची में 6 स्थल शामिल किए गए हैं। तो ये चीज़ें आपको पढ़ने की ज़रूरत है, बस यहाँ पे वो 6 स्थल के बारे में आप थोड़ा सा समझ लीजिए वो कौन कौन से 6 स्थल हैं। तो ये आप पढ़ पा रहे होंगे, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है जो कि मध्य प्रदेश से रिलेटेड है, काफ़ी अच्छा आप कह सकते हैं। वाराणसी के घाट आप उत्तर प्रदेश में, कोई बहुत ज़्यादा ये नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। नर्मदा घाटी में भेड़ा घाट है और उसके बाद जबलपुर मध्य प्रदेश, इसको हायर। मणिकवल का महापाषाण स्थल कर्नाटक में हो गया, ये वाला आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मराठा सैन्य वास्तुकला एवं गुरिल्ला वारफेयर महाराष्ट्र से संबंधित है, तो ये वाला आपका कांचीपुरम के मंदिर तमिलनाडु में, इसमें और कुछ है नहीं। तो आगे हम देखते हैं कुंभ मेला। कुंभ मेला के बारे में यहाँ पे आप देखेंगे कि कुंभ मेला हम कहाँ कहाँ आयोजित करते हैं, अभी हाल ही में कौन से कुंभ का आयोजन किया गया, तो ये है आपका कुंभ। ओके, हाल ही में उत्तराखंड के हरिद्वार में कुंभ मेला का आयोजन किया गया, तो उत्तराखंड में भी लगता है, आप बोलेंगे कौन से नदी पे। तो इस मेले का आयोजन आमतौर पर 12 वर्ष में एक बार किया जाता है। कुंभ मेले की भौगोलिक स्थिति और भारत के 4 शहर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 4 जगहों पे ये चीज़ें ऑर्गेनाइज की जाती है कुंभ मेला। एक तो है प्रयागराज यानी इलाहाबाद आप कह सकते हैं, तो गंगा नदी यमुना नदी का स्थल आपका जो है कि संगम है, वहाँ पे किया जाता है, तो गंगा नदी के तट पर। हरिद्वार जो उत्तराखंड में अभी जो किया गया वो भी गंगा नदी के तट पे किया जाता है। एक उज्जैन है जो क्षिप्रा नदी के तट पे मध्य प्रदेश में किया जाता है। नासिक में भी किया जाता है, और नासिक में जो किया जाता है ये किया जाता है गोदावरी के तट पर। सो यहाँ पे कभी कभी आपसे मिलाने के लिए दिया जाता है और कहाँ कहाँ पे आयोजित किया जाता है, किस नदी के तट पे किया जाता है, ये रेलेवेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे हम लोग बढ़ते हैं, चौरी चौरा कांड के 100 वर्ष पूरे हुए। तो यहाँ पे हम चौरी चौरा कांड के बारे में पढ़ लेते हैं, ये कहाँ पे आपका हुआ था। तो सबसे पहले तो आप जानते हैं कि ये हिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक है, और आप ये जानते हैं कि जो चौरी चौरा कांड हुआ था ये क्यों हुआ था, क्योंकि आप ये जानते हैं कि जो गांधी जी ने एक मोमेंट स्टार्ट किया था असहयोग आंदोलन, उस असहयोग आंदोलन में एक घटना हुई थी और कुछ लोग यहाँ से गुजर रहे थे, तो पुलिस के लोगों ने उस पर अटैक कर दिया, जिसकी वजह से जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उन लोगों ने उनके थाने को जला दिया और 21 से 22 लोगों की वहाँ पे मृत्यु हो गई, मीन्स पुलिस वालों की मृत्यु हो गई। और गांधी जी इस घटना को लेकर के बहुत दुखी हुए, और दुखी होने के बाद उन्हें 4 फरवरी 1922 को इन्होंने इस चीज़ को वापस कर लिया। आप देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज है, यहाँ पे 4 फरवरी 1922 दिया, वो कहीं कहीं पे अन्य शरतों में 5 फरवरी 1922 दे दिया, तो इस चीज़ को आप देख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे, प्राचीन बौद्ध मठ की खोज की गई है। अभी हाल ही में आप कह सकते हैं कि
आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट झारखंड के हजारीबाग जिले में सीतामढ़ी हिल्स के जुलजुल पहाड़ के पास एक टीले के नीचे दफन बौद्ध मठ की खोज की है। तो अभी बस इतना याद करने की ज़रूरत है कहाँ पे मठ मिले हुए हैं, तो कोई बहुत ये नहीं है। अब स्वदेशी खेल तथा खेलो इंडिया कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो इसमें कुछ बहुत ये करने की ज़रूरत नहीं है। एक तो आप ये करिए कि ये स्वदेशी खेल तथा खेलो इंडिया आयोजन होगा और ये किया जाएगा हरियाणा में, बिहार, दिल्ली में और उसके बाद आपका चंडीगढ़ में। इससे पहले आपका गुवाहाटी में हुआ था, बाकी और कुछ नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए कल। तो आप यदि मेरी वीडियोस को इसी तरीके से कंटिन्यू देखना चाहें और इसमें आपको कुछ अच्छा लगे तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और उसको लाइक भी कीजिएगा, ताकि मैं आपको इसी तरीके से वीडियोस प्रोवाइड कराता रहूं। और हम इसको पूरी सीरीज़ कंप्लीट जो है कि कंटिन्यू करते रहेंगे। और यहाँ पे लगभग आप ये कह सकते हैं कि जो भी इधर आपकी एग्ज़ामिनेशन होने वाली है उसमें ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। तो ये एक साल का पूरा करंट 2021 से रिलेटेड है, तो इसमें ओवरऑल सारी चीज़ें जो है कि कवर कर ली जाएगी। बस बहुत ज़्यादा नहीं, बस यूँ कह सकते हैं कि 6 से 7 लेक्चर होंगे और उसमें हम इनको जो है कि कंप्लीट कर लेंगे। ओके।